गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास नया सेटअप हमने किया है जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है। और इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो चालू करने वाले हैं वो हमारे पास है सॉइल मैकेनिक्स। जैसे पीछे हेडिंग भी डाल दी चैप्टर फर्स्ट की। थोड़ा सा टाइम बचे लिखने के लिए और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बड़ा ना हो, इसलिए मैं पहले भी लिख दिया करूँगा। और कुछ क्वेश्चन जो अपने पास दिखाने होंगे वो हम प्रोजेक्टर या फिर अपने पास स्क्रीन पर दिखा दिया करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली इस कोर्स को बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको पूरा बेसिक से लेके और लास्ट तक, है ना, अपने पास हाई लेवल तक अपने पास पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना है। ठीक है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास बेसिक थ्योरी कवर होगी। फिर क्या होगा, 3 लेवल में मैंने क्वेश्चनों को बांटा है। एक लेवल फर्स्ट जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब लगभग सबको पता भी होता है, परंतु आपको आना चाहिए क्योंकि जेई वगैरह के एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। दूसरा एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन जिसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स वगैरह इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे लेवल 2 के क्वेश्चन। और लेवल 3 में जो हम पढ़ेंगे वो लेवल 3 में क्वेश्चन होंगे वो ईएससी वगैरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे मैच द कॉलम वाले, असेशन रीजन वाले और एक से ज़्यादा जिनके आंसर सही होते हैं उस तरीके से। तो हम पूरे कोर्स में पहले बेसिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फिर हर टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है जो कि बेसिक बुक्स जितनी भी आपकी हैं उनके सेलेक्टेड करके हम एक साथ एक ही चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स। उम्मीद करते हैं कि ये अपने पास पूरी लेक्चर सीरीज ये तो पूरी होगी और आगे बढ़ता ही चला जाए। ठीक है। तो सबसे पहला अगर चैप्टर बात करें, सॉइल मैकेनिक्स बेसिक सब्जेक्ट है किसका, सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक सब्जेक्ट है। ठीक है। और इसमें से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एसएससी का हो, चाहे राजस्थान लेवल का कोई हो, या किसी अदर स्टेट के जेई लेवल या एई लेवल का क्वेश्चन हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला चैप्टर जो है सॉइल मैकेनिक्स का वो है ओरिजिन ऑफ सॉइल। देखिए, ओरिजिन का मतलब मिट्टी बनती कैसे है। मिट्टी बनती कैसे है, बेसिकली मिट्टी बनने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो मिट्टी के माई बाप होते हैं या फिर कई पेरेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होती है, चट्टाने होती है। जो रॉक्स होती है वो हमारे पास मिट्टी की पेरेंट कह दीजिए या फिर माई बाप कह दीजिए। ठीक है। यानी कि जब इरोजन होता है किसका, रॉक्स का, रॉक्स जब टूटती हैं, जब रॉक्स टूटती हैं, प्रकृति में रॉक्स तो मिलती हैं। अब रॉक्स आपको पता है 3 प्रकार की होती हैं हमारे पास, कौन सी, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आग्नेय चट्टान हमारे पास, अवसादी चट्टान और कायंत्रित चट्टान। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम चट्टानों के प्रकारों पर नहीं जाएंगे वो क्योंकि वो बीएमसी का पार्ट हो जाता है, बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट हो जाता है, वहाँ पर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पर हम केवल शॉर्ट एंड स्वीट में हमारे पास आना चाहिए कि जो चट्टानें होती हैं वो किसी भी कारण की वजह से टूट जाती हैं, विघटित हो जाती हैं, उनका इरोजन हो जाता है, वेदरिंग एक्शन हो जाता है या डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। 3 शब्द मैंने बोला यहाँ पर, कौन कौन सा, एक तो हमारे पास कौन सा होता है, इरोजन। अपने पास मेरे ख्याल से यहाँ स्क्रीन पर दिख नहीं रहा होगा, ये हेडिंग तो नोट कर ली होगी। एक तो हमारे पास इरोजन, ठीक है। एक हमारे पास क्या बोल सकते हैं इसको, हमारे पास वेदरिंग, वेदरिंग, और एक हमारे पास डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। तीनों शब्द एक ही चीज को निरूपित करते हैं कि भैया हमारे पास कोई चट्टान टूट जाती है, विघटित हो जाती है। ठीक है। तो हमारे पास इरोजन, वेदरिंग या डिसइंटीग्रेट होकर, एक ही शब्द है, टूटकर किसी दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, उसी से हमारे पास मिट्टी की उत्पत्ति होती है या फिर सॉइल बनती है। क्या होता है सॉइल साइकिल देखेंगे। परंतु आपने एक शब्द बताया सर कि भैया कोई भी पैच रॉक होगी वो टूटेगी, रॉक टूटेगी, तो रॉक टूट किस तरीके से सकती है। तो एक चीज आपके पास ये दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्या, सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू अ वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक बोल दो, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बोल दो, या इरोजन ऑफ रॉक बोल दीजिए। यहाँ तीनों शब्द एक ही साथ हैं। ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले डिप्लोमा के बच्चे हैं वो इस चीज को पकड़ के रखना, डिसइंटीग्रेशन, इरोजन और वेदरिंग एक्शन एक ही चीज है। ठीक है। अब ये जो टूटना है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो फिजिकली हो सकता है या फिर किसके वजह से हो सकता है, केमिकली। यानी कि कोई भी चट्टान जो होती है वो विघटित हो सकती है या तो किसी भौतिक वजह से, भौतिक कारणों की वजह से, या किसी रासायनिक रिएक्शनों की वजह से होती है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, डिसइंटीग्रेशन। तो जो फिजिकल वेदरिंग होती है ये बेसिकली चट्टान जब टूटती है, दूसरे अवयवों में टूटती है, तो उसका जो मूलभूत प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज नहीं होती, यानी उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज नहीं होते। तो जो फिजिकल वेदरिंग होती है उसमें हमारे पास
चट्टान टूट तो जाती है, परंतु क्या होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ रॉक्स जो हैं वो विदाउट चेंज होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते। जबकि केमिकल वेदरिंग क्या होता है, केमिकल वेदरिंग के दौरान कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, जैसे ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है, इनके कारण एक नई तरह का ही पदार्थ बनता है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक जो होता है वो किसी दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, फिजिकल और वेदरिंग में, फिजिकल वेदरिंग में और केमिकल वेदरिंग में। अब देखिए आपके पास ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास क्वेश्चन क्या आता है साहब, तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन से कारक हैं जो कि चट्टानों के फिजिकल वेदरिंग के कारण बनते हैं, फिजिकल वेदरिंग कारण बनते हैं, और कौन कौन से कारण हैं जो कि केमिकल वेदरिंग, और इनमें फिर थोड़ा सा डीपली भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग की अगर आप बात करें तो फिजिकल वेदरिंग बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जहां जहां मैं हाईलाइट करूं ब्लैक पेन से, उस पर फोकस रखें आप बोर्ड पर। बस आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले ही बोर्ड पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, जिससे कि हमारे पास लेक्चर को हमारे पास लेंथी ना बने और इफेक्टिवली जानकारी आपकी तरफ प्रोड्यूस की जा सके। इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे हर टॉपिक वाइज। तो सबसे पहला फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो वो क्या होता है, टेम्परेचर। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन होता है। तीसरा हमारे पास रनिंग वाटर के द्वारा या रनिंग विंड के द्वारा, ब्लोइंग विंड के द्वारा, तो बहता हुआ पानी, विंड या ग्रेविटी, ठीक है, इन तीनों के कारण ही हमारे पास क्या हो सकता है, वेदरिंग हो सकती है। कौन सी, फिजिकल। तो ये मेन हमारे पास जो एजेंसी कह दो, फ्लोइंग वाटर, विंड, ग्रेविटी, टेम्परेचर और फ्रॉस्ट एक्शन, 1 2 3 4 और 5, इन कारकों की वजह से कहीं ना कहीं आपके पास कौन सा एक्शन होगा, इंपैक्ट एक्शन हो सकता है, या ग्राइंडिंग। इंपैक्ट का मतलब झटके से अपने पास एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट आना, ठीक है, टक्कर की वजह से, या फिसलने की वजह से ग्राइंडिंग होना, घर्षण आना, ग्राइंड होना, पिस जाना, या सरफेस अब्रेशन, एक तरफ से घिसना। तो कोई भी एक्शन हो, चाहे अपने पास टेम्परेचर हो, फ्रॉस्ट एक्शन हो, फ्लोइंग वाटर हो, विंड हो और ग्रेविटी हो, इनकी वजह से ये कुछ एजेंसीज हैं जिनकी वजह से, फिजिकल कारण है जिनकी वजह से हमारे पास क्या होती है, कोई भी चट्टान अपने किस में टूट जाती है, सॉइल में टूट जाती है। और सॉइल बनती ही ऐसे, हमने पहले ही बता दिया, किसके, डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग और इरोजन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप बहुत हाईलाइट करके नोट करेंगे कि फिजिकल वेदरिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। ये तो मैंने कारक बताए, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एक्शन, ये वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले कौन सा है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। इससे पहले ये नाम क्यों लिखा हुआ है मैंने, तो नाम अपने पास, अगर सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स जो है वो किसको बोला जाता है, डॉक्टर कर्ल तरजांगी को बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में बहुत बार देखने को मिलता है छोटे मोटे एग्जाम्स में, तो आप याद रखना। इनका नाम इसलिए लिखा क्योंकि सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही है, और जिसको पापा जी बोल रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोल रहे हैं, उनका नाम ना लिखा जाए शुरुआत में ही तो थोड़ा सा तर्क संगत नहीं लगता। इसलिए याद रखना, डॉक्टर कर्ल तरजांगी जो है उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब मैं इनको हटा देता हूं, थोड़ा सा नाम इनका ले लिया है हमने, ठीक है, जिससे ये नाराज ना हो और सब्जेक्ट हमारा नाराज भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का एक प्रकार होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, और एक जो होता है वो क्या होता है, ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये तो एजेंसी है, टेम्परेचर, फोर्स एक्शन, फ्लोइंग वाटर, विंड और ग्रेविटी, और इनके कारण जो फिजिकल इंटीग्रेशन है और डिसइंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक का मतलब चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है, बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है, वो किसी की वजह से भी हो सकता है। मेनली जो होता है वो बेसिकली ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है। आप जैसे ही वीडियो में कुछ नोट करना चाहे तो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, और नोट कर सकते हैं। टेम्परेचर के कारण होता है, जैसे अपने पास डे नाइट में, अगर मैं इसका थोड़ा सा पीडीएफ आपके सामने दिखाऊं तो आपको और ज्यादा अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, एक बार रुक जाइए। ठीक है, देखिए, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन मेनली जो होता है वो किसकी वजह से होता है, अपने पास टेम्परेचर के कारण होता है। टेम्परेचर के कारण होता है तो मेनली जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के दो डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन और दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है कौन सा, ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, जहां पर चट्टानों में जॉइंट होता है, जॉइंट मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं, या फॉल्ट प्लेन होते हैं आग्नेय चट्टान वगैरह में, तो वो क्या होता है, टेम्परेचर के कारण दिन में तो एक्सपांड होती है, रात में क्या होती है, सिकुड़ती है। एक्सपांड
होती हैं, सिकुड़ती हैं, एक्सपांड होती हैं, सिकुड़ती हैं। तो एक पॉइंट पर क्या होगा, इनमें अपने पास क्या होगा, ब्रेक आ जाएगा, जॉइंट पर ये ब्रेक हो जाती हैं। बड़े ब्लॉक्स में टूटने को ही क्या बोला जाता है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, फाइनली ब्रेक हो जाती है। और ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है, क्योंकि देखिए ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन में एक चीज ये लिखी हुई है, आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर नोट कर सकते हो, डिफरेंट कलर्ड मिनरल गेन एक्सपांड एट अ डिफरेंट रेट। अब ये क्या चीज है, एक बार मेरे स्क्रीन पर बोर्ड पे आ जाओ। यहाँ पर अपने पास दूसरा जो लिख रखा है वो क्या है, ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन जैसे कोई चट्टान है, अब वो एक ही मिनरल से तो बनती नहीं है। मान लीजिए उसमें क्या होता है, कई मिनरल है, जैसे मिनरल ए, बी और सी, मान लीजिए 3 तरह के मिनरल से मिलकर बनी हुई है। तो क्या होगा कि जब हमारे पास टेम्परेचर के कारण ए मिनरल अलग तरीके से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें बी अलग तरीके से होता है और सी अलग तरीके से होता है। तो यदि हमारे पास एक ही मिनरल से नहीं बनी हुई चट्टान है, तो भैया उसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे जहां पर मिनरल्स पाए जा रहे हैं उस एरिया में अलग अलग टेम्परेचर के कारण, डिफरेंस के कारण जो हमारे पास एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो मदर जो चट्टान है, पेरेंट रॉक है, उससे अलग हो जाएंगी और चट्टान में ऐसे ऐसे थोड़े से क्या हो जाते हैं, छेद से हो जाते हैं, या फिर आपको धब्बे से, या फिर कहें अपने पास अलग अलग से गड्ढे से मिलते हैं। इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, हमारे पास ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोला जाता है। जैसे अगर आपको मैं अगर फोटो दिखाऊं, तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन की फोटो मेरे पास है कि नहीं है, एक बार हाँ आपको भी तो दिखा दूं कि मैं क्या चला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अपने पास थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, तो जूम आउट कर देता हूँ, तो जो बीच बीच में जो चट्टान है उसमें अगर क्या पड़ जाते हैं, इस तरीके से हमारे पास होल्स पड़ जाते हैं। तो ये किसकी वजह से, अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग तरीके से होने से, किसकी वजह से, अलग अलग मिनरल के अलग अलग एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होने से वो पेरेंट रॉक से अलग हो जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। इसमें बड़े ब्लॉक नहीं होते, चट्टान के अंदर गड्ढे से पड़े आते हैं, चकते से गड्ढे से पड़े आते हैं, और वो डिसइंटीग्रेट होकर किस में बदलती है, मिट्टी में बदलती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है वो है एक्सपॉइलेशन। एक्सपॉइलेशन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एक बार क्वेश्चन भी आया, एक्सपॉइलेशन कौन से डिसइंटीग्रेशन का प्रकार है। तो देखो नाम से कुछ ऐसा लग रहा है कोई रिएक्शन की बात हो रही होगी, तो आप याद रखेंगे एक्सपॉइलेशन फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का प्रकार है। किसका प्रकार है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का प्रकार है। किस तरीके से होता है ये मैं एक बार आपको समझा देता हूं, पर एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ पर और याद रखना, ये बेसिकली अपन ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बस यहाँ पर याद रखना। इसमें क्या होता है, जो चट्टान होती है वो लेयर के रूप में पिलिंग आउट होती है। पिलिंग का मतलब जैसे अपने पास किसी खीरे की अपने पास, या फिर आपने ऑनियन देखा होगा, ऑनियन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ऑनियन की परत दर परत उतार सकते हो आप। ठीक है, तो यदि कोई चट्टान परत दर परत उखड़ती चली जाए या फिर हटती चली जाए, विघटित होती चली जाए, तो उसको ही क्या बोला जाता है अपने पास, उसी को बोला जाता है एक्सपॉइलेशन। एक्सपॉइलेशन बोला जाता है, ये आपके पास याद रखना है आपको। ठीक है, कैसा होगा एक बार मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, इस वजह से हमने कुछ जुगाड़ किया है टीवी के साथ, तो वहीं पर अपने पास देख लो। एक्सपॉइलेशन बेसिकली होता क्या है, ये देखो, इसको ऑनियन वेदरिंग भी बोला जाता है। इसको क्या भी बोला जाता है, ऑनियन वेदरिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, चट्टान की परतें उखड़ आती हैं, परतें उखड़ आती हैं। अब ये परतें उखड़ती क्यों है, ये मैं अभी आपको इस वापस से बोर्ड पे आएंगे तो समझाऊंगा, परंतु वीडियो फोटो में आप क्लियर कर देख सकते हैं। इस तरीके की जो होती हैं चट्टानें, उनको क्या बोलते हैं, ऑनियन पिलिंग के नाम से जाना जाता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ, ये देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर ये है, देखिए चट्टान जो है इसकी ऊपर की जैसे स्किन सी हट गई हो, पिलिंग हो गई है। पिलिंग का मतलब जैसे अपन किसी चीज को छीलते हैं, चाहे वो किसी भी खीरे को छीलो, किसी भी चीज को पिलिंग आउट हो गई, इसको एक्सपॉइलेशन बोलते हैं। ये शब्द मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, इसी को क्या बोला जाता है, एक्सपॉइलेशन बोला जाता है चट्टानों में ये। अब ये होता क्यों है, ये अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब हमने फिजिकल ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन वगैरह देख लिया। मेनली डिसइंटीग्रेशन जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, परंतु यदि ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो अलग अलग मिनरल्स के एक्सपांशन अलग अलग होने से छेद से पड़े आते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है हमारे पास कौन सा, ग्रेन्युलर है ना, डिसइंटीग्रेशन। और ब्लॉक में बड़े बड़े टुकड़ों में। अब यहाँ पर देखिए एक्सपॉइलेशन। एक्सपॉइलेशन दो तरीके से हो सकता है। देखिए मान लीजिए कोई चट्टान थी और इसके ऊपर पहले कोई और मिट्टी या फिर किसी भी चीज का अपने पास इसके ऊपर वजन था। अब चट्टान जो थी लेयर बाय लेयर बनी हुई थी, जैसे ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में ये देखने को मिलता है। सबसे पहली तो चीज क्या रख रहे हैं, एक्सपॉइलेशन सेडिमेंट्री रॉक में। अब मान लीजिए बहते हुए पानी की वजह से ये ऊपर का पूरा हमारे पास क्या है, जो वजन है, जो ओवरबर्डन प्रेशर है वो हट गया। तो जो ये चट्टान थी हमारे, इसके ऊपर पहले तो दबाव था,
ठीक है, परंतु अगर इसके ऊपर ये बह गया, ऊपर से ये हिस्सा पानी का बह गया, तो इस चट्टान के ऊपर का, इससे ऊपर दबाव खत्म हो गया, तो जो अंदर स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुए थे वो बाहर की तरफ धक्का मारेंगे। क्योंकि किसी चीज को, जैसे आप मान लो किसी बॉल को, हम जैसे ही डस्टर है, इसको मैं अगर दबाऊं, अगर इसको दबाऊं तो ये थोड़ा सा दबा हुआ है, परंतु वजन हटते ही ये वापस से आने की कोशिश कर रहा है अपने में। तो जो इंटरनल प्रेशर रिलीज होता है उसके कारण ऊपर की परत उखड़ आती है, या तो इस वजह से होता है, या फिर क्या होता है, ऊपर की परतें जो होती हैं वो ज्यादा एक्सपांड होंगी, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी नीचे की तुलना में, तो एक दूसरे से उनका क्या टूट जाता है, संपर्क। तो यदि ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन है तो चकते से पड़ेंगे, गड्ढे पड़ेंगे, पर पूरी की पूरी लेयर ही अलग हो गई, तो भैया वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सफॉइलेशन, या फिर इसको पिलिंग ऑफ टॉप लेयर, या ऑनियन पिलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन में आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का टेम्परेचर के कारण तीनों चीजें मैंने पढ़ा दी, ऑनियन पिलिंग जिसको एक्सफॉइलेशन बोल रहे हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन और ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। दूसरा मेन कारण जो है हमारे पास वो क्या है, फ्रॉस्ट एक्शन। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको हाईवे में भी आएगा, रोड के नीचे फ्रॉस्ट एक्शन हो जाता है, सॉइल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, परंतु अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास ओरिजिन ऑफ सॉइल की मिट्टी बनती कैसे है, कैसे बनती है, चट्टान के टूटने। अब चट्टाने कैसे टूटती है उसमें भी फिजिकल रूप को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन बेसिकली होता क्या है, ये देख लीजिए। फ्रॉस्ट एक्शन कुछ नहीं होता, जब किसी भी दरार में पानी बढ़ जाता है, तो जब वो पानी ठंडा होकर जमता है, तो आपको पता ही है आइस का वॉल्यूम नॉर्मल पानी से बड़ा होता है, तो वो क्या करता है, फैलता है, और फैलता है तो जगह बनाता है और चट्टानों के हिस्सों को दूर हटाता है, और उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास, अपने पास फ्रॉस्ट एक्शन। इसका मैं एक वीडियो आपके सामने प्ले कर दे रहा हूं। इसको फ्रीजिंग थ्रोइंग एक्शन भी बोलते हैं। अब ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने पास कोई चट्टान थी जिसमें दरार है, वो किसी भी वजह से आ रही है, पहले कोई छोटा माइनर फ्रैक्चर हुआ है, किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, परंतु नाइट में जब टेम्परेचर डाउन होगा तो जो हमारा पानी है वो क्या होगा, वो क्या होगा हमारे पास, फैलेगा, आइस के रूप में बदल के फैलेगा, फिर दोबारा दिन में इसी तरीके से, और ये जगह बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा, और ये जगह इतनी बना लेगा कि एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी कि पूरी की पूरी चट्टान नीचे गिर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से गिर जाएगी। तो यही जो है हमारे पास, इसी को ही क्या कहा जाता है हमारे पास, फ्रॉस्ट एक्शन। अब ये एक रोड के नीचे भी होता है, जैसे अपने पास मैं हल्की सी हिंट दे देता हूँ, हाईवे में आप पढ़ेंगे, ऊपर हम चाहे कितना भी अच्छा रोड डाल दें, अगर नीचे जगह है और कहीं ना कहीं से पानी इस लेयर में फंस गया, तो ये जब ठंड पड़ेगी तो क्या होगा, ये परत जो होती है वो जब पानी जमेगा तो फैलेगा, और फैलेगा तो ऊपर की तरफ अंड्यूलेशन दे देता है। तो जो आपने देखा होगा जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें कई जगह पर इस तरीके से अंड्यूलेशन मिल जाते हैं, वो बेसिकली एक कारण इसका क्या होता है, फ्रॉस्ट एक्शन होता है। ज़्यादातर ठंडे इलाकों में आपको देखने को मिलेगा कि जल्दी जल्दी अंडुलेशन पड़ जाते हैं, क्योंकि जहां फ्रैक्चर में पानी भरा है वहां पर वो फुला देगा, और जहां नहीं भरा है वहां पर नीचे रह जाएगा। ठीक है, दोबारा से आ जाते हैं, तो फ्रॉस्ट एक्शन आपको समझ में आ गया। दरार में हमारे पास पानी का भर जाना, और पानी जब ठंडा होगा तो आइस में बदलेगा, आइस में बदलेगा तो क्या होगा, एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा तो हमारे पास जगह बनाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस अगर होगा तो एक दिन ऐसा होगा कि वो चट्टान को, वो जो पार्ट है उसका चट्टान का, वो अलग हो जाएगा, और वो अगर चट्टान से टूट कर अलग हो गया तो उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, मिट्टी कह रहे हैं। अब उसके अलग अलग साइज के हिसाब से मिट्टी अलग अलग होती है, जैसे ग्रेवल, सैंड वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ आएगा, जैसे ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह एक्सेट्रा, वो पढ़ेंगे बाद में क्लासिफिकेशन में, परंतु ये आपको फ्रॉस्ट एक्शन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बहता हुआ पानी जो है वो भी इरोजन करता है, उसके कारण मिट्टी को किस नाम से आना जाता है आगे देखेंगे। जैसे हमारे पास अगर बोले तो एल्यूवल सॉइल बोलते हैं, परंतु एक बार आप चाहो तो मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ, जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे। ये कौन सा है, कोई बताएगा ये कौन सा है? देखिए इसमें ये अपना वो है ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन, इसमें ऊपर की परत तो हुई है, पर इसके अंदर जो चट्टान है इसके अंदर भी गड्ढे गड्ढे से पड़े हुए हैं, ये बेसिकली ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन है। अलग अलग मिनरल के बनी हुई कोई चट्टान थी, जिसमें हुआ क्या है, उसमें हुआ ये कि एक मिनरल दूसरे मिनरल से अलग तरीके से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हो टेम्परेचर की वजह से ही रहा है। ठीक है, हो टेम्परेचर की वजह से ही रहा है। देखिए
ये हमारे पास रिवर डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, आपको पता ही है आजकल हिमाचल वगैरह में भी काफ़ी बाढ़ सी स्थिति है, तो पानी आता है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को और चट्टानों को अपने साथ काटता हुआ ले जाता है। तो इस तरह का बहता हुआ पानी जो होता है ये फ्लोइंग वाटर के द्वारा होता है। मेनली हमको ऐसा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, बस एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, क्या, बाकी तो आएगा ही आएगा डिटेल में, क्या, ये कि भाई हमारे पास जो पानी जब पहाड़ों पर होती है नदी तो उस समय बोल्डर्स बनाते हैं। अभी इनके साइज देखेंगे 300 mm से बड़े होते हैं। जब लिखाएंगे, जब डिटेल में लिखा दूंगा, अभी बस नाम याद रखेंगे आप वैसे ही। अगर थोड़ा नीचे की तरफ नदी आती है तो कोबल्स आते हैं, फिर पेबल्स आते हैं, सैंड, सिल्ट, और लास्ट में नदी का जो सबसे डाउन स्ट्रीम वाला पार्ट होता है उसमें हमारे पास क्या बनती है, क्ले। तो जब नदी का उद्गम होता है जहां पर, वहां पर आपको बोल्डर्स मिलेंगे अगर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन रनिंग वाटर से हो रहा है, कोबल्स मिलेंगे, फिर पेबल्स मिलेंगे, ग्रेवल्स वगैरह, सैंड, सिल्ट, और लास्ट में जाके क्ले। ये पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है, ये पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होता है। पार्टिकल साइज आपको ये 2 माइक्रोमीटर से छोटा, ये 75 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, ये सब चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, परंतु अपने पास एक हल्का सा आइडिया हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये एजेंसीज के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि विंड के द्वारा अगर डिसइंटीग्रेशन हुआ तो क्या होगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन हुआ, रनिंग वाटर के द्वारा हो तो मिट्टी को क्या कहेंगे, एल्यूवल, इयोलाइन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये हमारा पहला लेक्चर है, थोड़ा बड़ा भी हो गया परंतु कोशिश करेंगे इसको समेटें जल्दी से जल्दी। तो ये मैं बोर्ड पे से फिजिकल डिसइंटीग्रेशन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास केमिकल डिसइंटीग्रेशन। तो देखिए, केमिकल डिसइंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, केमिकल डिसइंटीग्रेशन की बात करूं या वेदरिंग की बात करूं, या इसी को ही हम क्या कहेंगे, इरोजन, तो इरोजन कहेंगे। तो भैया केमिकल डिसइंटीग्रेशन में केमिकल रिएक्शन जब भी हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है, एक तो हमारे पास है ऑक्सीडेशन, एक हमारे पास कौन सी होती है, रिडक्शन, एक कौन सी होती है, रिडक्शन, रिडक्शन, फिर हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस, कार्बनीकरण, लीचिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये लीचिंग ये आपको इरिगेशन में भी पढ़ाया जाता है लीचिंग, परंतु ये भी वेदरिंग का काम है। वेदरिंग का मतलब केवल ये है कि चट्टान से उसके मूल तत्वों को पृथक कर देना, वो चाहे फिजिकल रूप से करो या केमिकल रूप से करो। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट से हैं पर आपको आने सारे चाहिए, आपने पढ़े भी होंगे 10th तक की क्लास में। कार्बोनेशन, सबसे पहले मैं कार्बोनेशन बता रहा हूँ, कार्बोनेशन बता रहा हूं। तो देखिए बेसिकली कार्बोनेशन होता क्या है, कार्बोनेशन बेसिकली होता है हमारे पास कि जो वातावरण की CO2 है, ये बहुत बार आएगी ये रिएक्शन, जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वो एक अम्ल बनाती है जिसको बोलते हैं H2CO3। और जो ये एसिड है, ये हमारे पास जो एसिड है कार्बोनिक एसिड, ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये एसिड क्या करेगा, ये एसिड जो होता है चट्टानों में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है उसको अपने साथ घोल देता है, डाइल्यूट कर देता है। ठीक है, डाइल्यूट कर देता है, और डाइल्यूट करने के बाद क्या होगा, घुलकर अलग हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कई बार केव्स, चट्टानों के ऊपर अंदर की तरफ गुफा सी बन जाती है। अब ऐसा कौन सी एजेंसी थी जिसने अंदर गुफा का रूप में उस चट्टान को काट दिया, ऊपर का हिस्सा नहीं काटा। तो ये केव्स वगैरह जो आप देखते हैं, केव्स वगैरह आप देखते हैं, उनमें बेसिकली हुआ क्या, वो यही कार्बनीकरण के कारण हुआ है। कार्बोनेशन के कारण क्या हुआ, CO2 वाटर के साथ क्रिया करके एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ये एसिड चट्टानों उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स को घोल देती है, और कोई रेसिड्यू, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां कोई रेसिड्यू नहीं बचता, रेसिड्यू नहीं बचेगा। जैसे अभी अभी आपने एक वीडियो देखा, चट्टान टूटकर अलग हो गई तो बिखर बिखर कर आ गए, परंतु जो ये वाली चीज है, कौन सा कार्बनीकरण, इसमें कुछ दिखेगा नहीं आपको। क्यों नहीं दिखेगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि उसने घोलकर अलग कर दिया और पानी के साथ वो हिस्सा बह गया, बह गया। तो ये चट्टान जो पहले ऐसी थी उसके अंदर क्या बन गई, केव जैसी आकृति बन गई। तो किसी भी चट्टान के अंदर यदि गुफा जैसी आकृति बन जाती है तो बेसिकली वो किसके कारण हुई है, कार्बोनेशन। तो सर यह मिट्टी कैसे बनी, मिट्टी फर्दर ये घुलकर कहीं और जम गया होगा, वहां पर जब इवेपोरेशन होगा, पानी का हटेगा, तो वो पदार्थ जो कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, वहां जम जाएंगे, तो वो मिट्टी के रूप में हमारे पास सामने आएंगे। ठीक है, तो कार्बनीकरण भी एक तरीके की कौन सा है, रासायनिक डिसइंटीग्रेशन का प्रकार है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है जो आपको आने चाहिए, किसमें, आप वीडियो पॉज करके की पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास था कार्बनीकरण। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीडेशन। मैं मिटा रहा हूं बोर्ड आपके सामने, एक बार आप पॉज कर लीजिए, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, मिटा दूं, ठीक है, आप इसको पॉज करके उतार लिया होगा आपने। आगे अगर चले हमारे पास, आगे अगर हमारे पास चलें तो हमने क्या पढ़ना है, आगे आगे हमारे पास पढ़ना है कौन सा, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बेसिकली ऑक्सीकरण होती है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। जब भी कोई ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा हमारे पास, अगर ऑक्सीकरण होगा तो आपको एक चीज तो पता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। ऑक्सीडेशन में हमारे पास नॉर्मली जो ऐसे कहो चट्टान वगैरह होती हैं उनमें आप कम देखने को मिलेगा, जहां पर लोहे के पार्ट होगा, आयरन का पार्ट होगा, या सल्फर का पार्ट होगा, या फिर हमारे पास किसका, मैग्नीज का पार्ट होगा, उनमें ऑक्सीकरण ज्यादा होता है। तो जिन चट्टानों में किसका पार्ट ज्यादा हो, आयरन का पार्ट ज्यादा हो, या फिर हमारे पास किसका पार्ट ज्यादा हो, मैग्नीज का। दूसरा हमारे पास क्या है, मैग्नीज का, या फिर सल्फर का, ठीक है। तो इनमें क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण होता है। ये तो आप देखते ही हो, जैसे आयरन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, नमी युक्त ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो आपने देखा होगा लोहे पे जंग लग जाती है, और लोहा जो होता है उस पर दाने दाने से ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के या रेड कलर का क्या पड़े आते हैं, आयरन ऑक्साइड के रूप में जंग पकड़े आता है सरिया। तो क्या होता है, धीरे धीरे सरिया जो होता है या लोहा जो होता है वो अलग हो जाता है उसमें से। ऐसे ही चट्टानों में जहां पर लौह अयस्क पाए जाते हैं वहां पर भी ये अभिक्रियाएं होंगी, और चट्टान से केमिकल रिएक्शन के द्वारा ऑक्सीजन कर ऑक्सीकरण होकर उसका फेरस ऑक्साइड में बदल जाएगा, जंग जैसे लग जाती है लोहे में, और आप उसको अगर ऐसे ऐसे वॉश करोगे तो क्या होगा, लोहे पर से लोहे के पार्टिकल ही अलग हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है कौन सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी का ही दूसरा भाई और है एक और, कौन सा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना जिसको क्या कहते हैं हमारे पास, अपचयन बोलते हैं, जिसको हम रिडक्शन भी बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास यदि आप हवा में, खुली हवा में अगर जंग लग रही है लोहे में, तो ब्राउन कलर की होती है, या फिर थोड़ा बहुत येलोपन होता है उसमें, येलोइश ब्राउन कलर की होती है। परंतु यदि आप देख दो, जैसे टाइटैनिक जहाज डूब गया, या फिर अभी अपने पास एक पनडुब्बी डूब गई जिसमें करोड़पति लोग भी मर गए, ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं तो जहाज जो पड़े रहते हैं, लोहे की कोई चीज समंदरों में पानी के नीचे होती है, तो वहां पर फ्री ऑक्सीजन तो है नहीं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है, तो रिडक्शन प्रोसेस होगी, और वहां पर जब जंग लगती है लोहे वगैरह में, तो बेसिकली क्या होता है, ग्रे कलर का, या फिर हमारे पास कैसा, ब्लूइश ग्रे कलर की जंग पकड़ता है, ब्लूइश ग्रे कलर की। तो जब रिडक्शन होता है तो हमारे पास ग्रे या ब्लूइश ग्रे, इन दोनों का मिक्स कलर की हमारे पास क्या लगती है, जंग लगती है, जंग पकड़ती है। इसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं वाटर लॉग्ड एरिया में, ऐसी जगह जो हमेशा किस में रहती है, वाटर लॉगिंग में रहती है, यानी पानी हमेशा भरा रहता है, तो उन चट्टानों में ज्यादातर रिडक्शन प्रोसेस होगा। और जो चट्टानें नमी युक्त हवा के संपर्क में आ रही हैं उनमें कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जैसे ही मेन पैतृक चट्टान से कुछ भी घुलकर या अभिक्रिया द्वारा अलग हुआ तो उसी को हम डिसइंटीग्रेशन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस वजह से हमारे पास ये कौन सा रिडक्शन है, केमिकल रिडक्शन या केमिकल वेदरिंग है। ठीक है, आपने उतार लिया होगा मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं, हमारे पास कौन सी, हाइड्रेशन बोले, या फिर सबसे पहले हम बात कर ले किसकी, लीचिंग की। लीचिंग, देखिए लीचिंग एक प्रोसेस है। जैसे आपने एक चीज देखा होगा यहाँ पर, मैं देखिए थोड़ा शायद स्क्रीन पर बड़ा नहीं आ रहा है, एक बार आप कमेंट करके बता देना, लीचिंग। ठीक है, लीचिंग, अगर लीचिंग अभिक्रिया की मैं बात करूं, तो लीचिंग में क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे अपने पास आपने वो देखी होंगी ईंटें, ब्रिक्स जो होती हैं, तो ब्रिक्स जो होती हैं हमारे पास, उनमें हमारे पास जब अपन तराई वगैरह करते हैं, क्योरिंग करते हैं, तो जब सूखती हैं तो वाइट कलर के, एफ्लोरेशन ऑफ ब्रिक्स नाम से आपने एक टर्म सुनी होगी, एफ्लोरेशन। तो ब्रिक में एफ्लोरेशन का मतलब क्या हुआ, जब हमने पानी से तराई करी ब्रिक वॉल की, तो हुआ क्या, उसके अंदर जो सॉल्ट थे कैल्शियम के, एल्यूमिना के, वो घुलकर सतह पर बाहर आ गए, लीच होकर मतलब रिस कर बाहर आ गए, उसको ही क्या कहते हैं, लीचिंग। तो देखिए जो ब्रिक के अंदर कुछ चीजें थी पानी के साथ वो घुल कर बाहर आ गई, पानी भाप बनकर उड़ गया सतह का, और जो सॉल्ट्स थे वो सतह पर ही रह गए, वाइट धब्बे होते हैं, इसलिए उनको एफ्लोरेशन कहा जाता है। यही प्रक्रिया अगर हम बात करें खेतों में भी यूज की जाती है। जैसे खेतों में बहुत ज्यादा यूरिया वगैरह या केमिकल डाल देते हैं, तो इरिगेशन में आपने एक चीज पढ़ी होगी, लीचिंग प्रोसेस किया जाता है। लीचिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या किया जाता है, जो हमारी फील्ड होती है उसमें क्या किया जाता है, नीचे से ड्रेनेज पाइप डाल दिए जाते हैं,
उनमें परफोरेटेड पाइप डाल दिए जाते हैं और वो पाइप में से धीरे धीरे पानी निकलता रहता है। उस पानी के साथ घुलकर जितने भी सॉल्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने पढ़ा होगा सार, सोडियम सॉल्ट वगैरह, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो ये पानी के साथ घुलकर सतह पर आ जाते हैं और सतह पर आकर सूरज की गर्मी के कारण पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा और ये सॉल्ट क्या होता है, ऊपर ही एक्यूमुलेट होगा, लीच होकर बाहर आ गया। तो किसी भी चट्टान में जहां पर वाटर टेबल ऊपर है, उस वाटर टेबल के साथ सॉल्ट बाहर आ जाते हैं, चट्टान में घुले हुए तत्व बाहर आ जाते हैं और अपनी पैतृक चट्टान से, पेरेंट रॉक से अलग हो गए। और जैसे ही पेरेंट रॉक से अलग हो गए तो वो क्या बदल गए, सॉइल क्या बन गए हमारे पास, सॉइल कहलाती है। अब उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, घुलकर बाहर आ गया, अलग तरीके से दिखेगा आपको। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, लीचिंग। तो किसी भी चट्टान में कोई चीज पानी की वजह से घुलकर सतह पर आ जाना और पानी का भाप बन के उड़ जाना और उसके बाद बचा कुछ अवसाद जो है, रेसिड्यू है, वही जो सॉल्ट होता है वो लीचिंग के कारण बनी हुई सॉइल कहलाती है। क्या कहलाती है, सॉइल कहलाती है। और ये हमारे पास लीचिंग अभिक्रिया कहते हैं, इसमें घुलकर आया। तो हाइड्रेशन प्रोसेस भी इसके अंदर सम्मिलित कह सकते हो आप, परंतु लीचिंग एक फिजिकल में इस तरीके से प्रोसेस होता है। मेरे ख्याल से लीचिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए नमक कैसे बनाते हैं, नमक भी तो ऐसे ही बनाते हैं। खारे पानी की जो पानी होता है उसको क्या किया जाता है, उसमें मेड लगाकर और क्या करते हैं, पानी इकट्ठा कर लेते हैं और जैसे ही सन की गर्मी से शैलो डेप्थ का पानी जो होता है वो उड़ जाता है और सॉल्ट बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास लीचिंग। याद क्या रखना है, ऑक्सीडेशन बोले, रिडक्शन बोले, ऑक्सीडेशन में जंग लगना आ गया और पानी के नीचे अगर जंग लगना जैसे सल्फर, मैग्नीज या आयरन में सबसे ज़्यादा होता है। कार्बनीकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। केव्स वगैरह या फिर चट्टानों में जो अंदर तक गड्ढे से पड़े आते हैं वो पानी के कारण तो पड़ेंगे नहीं, क्योंकि पानी तो पूरी को काटता, तो वो अलग से जो होता है वो बेसिकली कार्बन, इसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता। लीचिंग हो गया हमारे पास। ठीक है, और हमारा एक और बच गया कौन सा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर ले जाऊं, तो यहाँ स्क्रीन पर आप ये देखिए, ये और चीजें जो हैं, ठीक है, जैसे ये कार्बनीकरण का उदाहरण, मैं वीडियो फोटो नहीं दिखा पाया था आपको उस समय। तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से कटना, इस तरीके से गड्ढे से पड़े आना, ये क्या है, बेसिकली कार्बन, क्योंकि पानी काटता तो इसको भी काटता ना, अगर पानी के कारण कटता तो ये, परंतु यहाँ कार्बनीकरण की प्रक्रिया हुई और जो कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट हैं जो कि कार्बोनिक एसिड CO2 के कारण जो कार्बोनिक एसिड उसके साथ घुल कर चले गए और कहीं आगे जाके जमेंगे। अब जहां जमेंगे वहां की बात अलग है, अपने पास ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसकी ये तो हो गई कार्बोनेशन के कारण हमारे पास। और अगली जो इमेजेस हैं ये बेसिकली पानी के कारण घुले हुए कुछ चकते से हैं। ठीक है, तो पानी बेसिकली हाइड्रेशन जो होता है वो कार्बनीकरण के बाद काम करता है। ठीक है, हाइड्रेशन से सीधा पानी से भी कटाव हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और इस तरीके से अगर कोई ये जो इस तरीके से सलवटें पड़ी हुई हैं, ये सब पानी के द्वारा, रनिंग वाटर के द्वारा काटा गया है, पानी के साथ घुलकर। अब यहाँ पर पानी के साथ घुल करने की बात जब आती है तो लीचिंग में भी पानी का यूज आ रहा है हमारे पास, कार्बोनेशन में भी यूज आ रहा है। तो वो एजेंसी का काम करता है, जो वाटर है वो एजेंसी का काम करता है, जिसके आधार पर मिट्टियों के हम प्रकार देखेंगे। ठीक है, मिट्टियों के हम प्रकार देखेंगे। अब यहाँ पर दोनों चीज हमने यहाँ पर पढ़ ली, फिजिकल वेदरिंग भी और केमिकल वेदरिंग भी। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हाइड्रेशन का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है प्रकृति में जो सबसे पाया जाता है, और एक शब्द है जो आप सीमेंट वगैरह बनते हैं तो जिप्सम डालते हैं रिटार्डर के तौर पर। तो हाइड्रेशन जब आप पढ़ो तो उसमें एक नोट करके एक चीज लिख लेना, हाइड्रेशन के कारण जैसे कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट है, जैसे ही ये इसका हाइड्रेशन होता है तो ये किस में बदल जाता है, जिप्सम में। ये किस में बदल जाता है, जिप्सम में, ग्रीन कलर के जिप्सम में। आपने ऐसे पढ़ा भी होगा जिप्सम का फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट और 7H2O, ये इसमें हमारे पास ये है। तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस होती क्या है, मैंने आपको अभी फोटो तो दिखाई, परंतु अगर मैं पूरा हाइड्रोलिसिस समझाऊं आपको, बहुत डिटेल में तो नहीं पर समझाएं अपने पास, तो हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, जैसे ही हमारे पास कोई अपने पास, जैसे मैं जिप्सम का एग्जाम्पल लेके समझाया, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट जैसे ही हाइड्रेशन हुआ जिप्सम बन गया, उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो फैलेगा, पर जैसे ही सूखेगी ये चीज़, जैसे ही ये ड्राई होगी तो क्या होगा, सिकुड़ेगा।
फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा। तो ये जो हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया है, हाइड्रेशन होने से फैलना, सूखने से श्रिंक होना, फैलना, सूखना, फैलना, स्वेलिंग, श्रिंकेज, स्वेलिंग, श्रिंकेज, और ऐसा अगर होता ही रहेगा चट्टान में तो एक समय आएगा जब वो चट्टान क्या हो जाएगी, उस एरिया में अलग हो जाएगी। तो हाइड्रोलिसिस के कारण किस तरीके से हमारे पास विघटन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, ये आपको पता लग गया। मेनली जो क्लेई सॉइल वगैरह होती है वो इसी अभिक्रिया के द्वारा बनती है, पानी के साथ घुलना, फैलना, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना, और वही चीज हमारे पास हाइड्रेशन प्रोसेस में होती है। ठीक है, अब केमिकल डिकम्पोजिशन से जो मिलती है बनती है वो सिल्ट और क्ले बनती है। और जो आपने पहला पढ़ा था कौन सा, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन जो होता है, उससे जो अपने पास बनेगी वो बेसिकली क्या बनेगी, ग्रेवल और सैंड बनेगी, ग्रेवल और सैंड बनेगी। तो एक बार ये देख लेते हैं, देन हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले पार्ट में हमारे पास हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, देन हम इनके जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, लेवल 1, 2 और 3 तीनों लेवल्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर लेंगे। जैसे ये है, तो ये क्या है हमारा, हाँ स्क्रीन तो ले आता हूँ। ठीक है, ये हमारी टीवी ही डिजिटल बोर्ड का काम करेगी। ये जो है ये पेबल्स वगैरह हो गए, ग्रेवल्स के रूप में हम काम करेंगे। तो ये ग्रेवल्स है, जैसे रोडी बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये स्क्रीन है, ये टेक्सचर क्लासिफिकेशन है जो हमारा अगले चैप्टर्स में आएगा, तीसरे चौथे में। पर एक चीज है, क्ले जो होती है वो इस तरीके की बारीक मिट्टी होती है, और सैंड होती है वो क्या होती है, बजरी टाइप होती है। ठीक है, तो सैंड, सिल्ट का मतलब होता है भूड़ा, भूड़ा मिट्टी। सिल्ट की मात्रा आप पढ़ते भी हो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, कितनी होती है, सैंड में 6% से ज़्यादा सिल्ट नहीं होनी चाहिए, सैंड में 6% से ज़्यादा सिल्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4% तक हो तो बेस्ट होती है। तो इस तरीके से सिल्ट होती है भूड़ा मिट्टी, और ये होती है। तो इनका फाइनली अगर हम बात करें चारों मिट्टी का, तो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इनका साइज। ठीक है, अब मेनली जो मिट्टी के नाम पर हमको नाम सुनाई देंगे वो 4 नाम सुनाई देंगे। कौन कौन से, सबसे बड़े आकार का जो मिट्टी कहलाएगी वो कहलाएगी ग्रेवल, उससे छोटी जो होती है वो होती है सैंड, फिर होती है सिल्ट, और फिर होती है क्ले। क्ले का साइज 2 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है, मीटर। ठीक है, सिल्ट जो होता है वो 75 माइक्रोमीटर से लेके 75 माइक्रोमीटर से लेके कहाँ तक जाती है, 2 माइक्रोमीटर से लेके 75 माइक्रोमीटर तक का साइज जो होता है, 2 माइक्रोमीटर से लेके 75 माइक्रोन का जो साइज होता है वो होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास 4.75 से लेके 75 माइक्रोमीटर तक है तो वो सैंड होगी, और अगर हमारे पास 4.75 mm से लेके mm है ना, mm से लेके 80 mm तक का पार्टिकल साइज है तो वो कौन सा होगा, ग्रेवल। इससे ऊपर का जो होता है उसको हम कोबल्स बोलते हैं, और फिर बोल्डर्स आते हैं। बोल्डर 300 mm से बड़े होते हैं, और 80 से जो 80 to 300 होते हैं वो कोबल्स होते हैं mm में। ठीक है, तो ये साइज जो है बार बार रिपीट होंगे, ऐसा नहीं कि मैंने जल्दी से बता दिया तो कहानी खत्म, ऐसा नहीं, ये बार बार आएंगे। तो ये 4 नाम आप गांठ मान लें, इनमें से 2 ये फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं और ये केमिकल डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की। रेसिड्यू सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल में फिर अलग अलग तरह की एजेंसीज के नाम से पढ़ेंगे, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला वीडियो, जो शायद थोड़ा बहुत इसमें बोलने करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस बनती जाएगी इस कैमरे पर, तो और अच्छे से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।